ये इमारत जन्नत नज़ीर थी और जिस तरह वीराने में उसे तामीर करवाया गया था उससे ही लॉरेस के ज़ौक़ का अंदाज़ा होता था। इस नीम तारीक ख्वाबगाह में सुकून ही सुकून था, हर शय ऐसी कि बस देखते रहूं। एक गोशे में रोशन हुरूफ में बाथरूम लिखा नजर आ रहा था। मैं अंदर दाखिल हो गया और लिबास उतार कर गर्म पानी के शावर के नीचे खड़ा हो गया। गुस्ल खाना महक रहा था, पानी में कोई नफीस हल्की खुशबू शामिल की गई थी। इस हसीन माहौल पर गौर करते हुए मुझे अपनी यहाँ मौजूदगी का ख्याल आ गया। वो खतरनाक लम्हात याद आए जब मैंने हेलीकॉप्टर से छलांग लगाई थी। ये भी मेरी खुशबख्ती थी कि नए लोगों की वजह से मुझे उसका मौका मिला था। पस्ता कामत शख्स अगर जख्मी ना होता तो वही मेरे सामने आता और जो प्रोग्राम उसने तरतीब दिया था उसी के मुताबिक काम होता। उस प्रोग्राम में हेलीकॉप्टर को तालाब के ऐन ऊपर लाना शामिल नहीं था, बल्कि ऊंचे दरख्तों की आड़ ही से तालाब का निशाना लेकर गोलियां बरसाना थीं। लेकिन नए लोग मेरे ईमा पर हेलीकॉप्टर तालाब के ऐन ऊपर ले आए थे और इस तरह मुझे कामयाबी नसीब हो गई, वरना दरख्तों के अकब में नीचे कूदने की कोई जगह नहीं थी। बहरहाल मैं उन लोगों के चुंगल से निकल आया था और लॉर्ड लॉरेस की दोस्ती मेरे लिए बहुत सूदमंद थी। एम्स्टरडैम शहर में बाआसानी खुद को जम किया जा सकता था। अपने चेहरे का मेकअप उतारने के बाद मैं यहाँ सबके लिए अजनबी हो जाऊंगा, सिवाय उन लोगों के जिन्होंने मुझे हॉलैंड भेजा था। ये भी शुक्र था कि वो लोग स्नोडन की असल शक्ल से वाकिफ नहीं थे। सारी बातें अजीब थीं। स्नोडन जेल से फरार होकर ट्रक में बैठा और फिर किसी सुनसान जगह उतर गया। वो उन लोगों के चुंगल से बचना ही चाहता था, वरना इसी दौरान यहाँ पहुंच जाता जब उन्होंने मुझे स्नोडन समझ लिया था। सब कुछ एक मंसूबे के तहत अमल में आया था जो किसी के जहन में नहीं था, बल्कि आसमानों में उसकी तरतीब हो गई थी और इस आसमानी मंसूबे को कौन रद्द कर सकता था। शावर से ढेरों पानी मेरे बदन पर बह चुका था। मैंने शावर बंद कर दिया और फिर एक दूसरे गोशे में पहुंचकर बदन खुश्क किया। बाल खुश्क करने का इंतजाम भी था। रोटर का मेकअप उतारने के लिए कुछ चीजों की जरूरत थी जिनका बाद ही में इंतजाम किया जा सकता था और फिर उसकी जल्दी भी नहीं थी। बाल वगैरह दुरुस्त करके मैंने गुस्ल खाने की रोशनियां बंद की और फिर दरवाजा खोल दिया। लेकिन दूसरी तरफ घुप अंधेरा था। ख्वाबगाह की वो मध्यम रोशनियां बुझ गई थीं जिनसे कमरे को रोशन किया गया था। मैं चूंकि तेज रोशनी से आया था इसलिए बिल्कुल ही अंधा हो गया और उसी वक्त किसी ने अकब से मुझे दबोच लिया। मुझे एक लम्हे में खतरे का एहसास हुआ और मेरे आसाब गैर शऊरी तौर पर मुतहर्रिक हो गए। मैंने अपने बदन को मखसूस अंदाज में जोर से झटका दिया और जो ही हमला आवर का तवाजुन बिगड़ा मैंने उसे उठाकर पूरी कुव्वत से उछाल दिया। एक तेज निस्वानी चीख मेरे कान फाड़ती गुजर गई थी। जिस वजूद को मैंने हैजानी अंदाज में उठाकर फेंका था उसके लम्स के एहसास से भी यही अंदाजा होता था कि वो निस्वानी बदन था। हल्की सी आवाज हुई और फिर एक कराहती हुई आवाज उभरी, कौन है अंकल? आखिर में आवाज जोरदार थी। दूसरे लम्हे कमरे में तेज रोशनी फैल गई। कौन? अचानक तेज रोशनी से बीनाई फिर मुतासिर हुई थी, लेकिन ये आवाज शिनासा थी। मेरे हाथ आंखों पर चले गए थे। कौन हो? खबरदार, मेरे हाथ में पिस्तौल है। जुम्बिश की तो पूरे बदन में सुराख कर दूंगी। मैंने चेहरे से हाथ हटाकर उस शिनासा आवाज वाली को देखा और उसकी आवाज दोबारा उभरी, ओह माय गॉड, रॉटर, मिस्टर रॉटर आप? मैंने उसे पहचान लिया। ये साइका माइलर थी, वही लड़की जो लकी रोटर की दोस्त थी और जिसके साथ मैंने एक इसराइली रेस्टोरेंट में खाना खाया था। मैंने कहा, मिस साइका? उसने शदीद हैरत से पूछा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं मिस्टर रॉटर? मैंने जवाब दिया, गुस्ल, और हंस पड़ा। फिर कहा, मगर आपने मुझ पर हमला क्यों किया? साइका मुंह बनाकर बोली, वो हमला था? मैं तो आपको अंकल लॉरेस समझी थी। अचानक रोशनी बंद करके मैं आपको डराना चाहती थी। मेरे खुदा, आप कितने हॉर्स पावर के हैं। अगर मैं मसहरी पर न गिरती तो मेरा क्या हशर होता। मगर आप, आखिर आपका अंकल लॉरेस से क्या ताल्लुक? मैंने कहा, चोरी करने गया था। इतना खूबसूरत गुस्ल खाना देखा तो बेइख्तियार दिल चाहा कि गुस्ल कर लूं। उसने पिस्तौल को हिलाते हुए कहा, मैं सचमुच आपको गोली मार सकती हूँ मिस्टर रॉटर। ये पिस्तौल असली है। मैंने कहा, अपनी सहेली का सुहाग उजाड़ देंगी आप, आपको दुख नहीं होगा। उसके चेहरे पर उलझन के आसार नजर आए। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई और हम दोनों उस तरफ मुतवज्जे हो गए। अंदर दाखिल होने वाले मिस्टर चक लॉरेस ही थे। बोले, एक्सक्यूज मी मिस्टर स्नोडन, एक जरूरी। उनका जुमला अधूरा रह गया। उनकी निगाह साइका पर पड़ गई। तुम कब आई? साइका का चेहरा हवन्नकों जैसा हो गया था। वो इस सूरत हाल से काफी परेशान नजर आ रही थी। मुझे धमकियां देने की और बात थी, लेकिन अब अचानक मिस्टर लॉरेस आ गए थे तो वो ये फैसला नहीं कर पाई थी कि अब मेरे सिलसिले में क्या करे। मैंने एक निगाह उसे देखा।
वो मिस्टर लॉरेंस ही की तरफ मुतवज्जे थी और फौरन ही कोई फैसला करना चाह रही थी। दूसरे लम्हे उसने कहा, अभी थोड़ी देर कबल ही अंकल मैं सीधी आपके कमरे में आई थी, मगर यहाँ इंसाफ से मैंने दिल ही दिल में उसकी तारीफ की। बड़ी तेजी से उसने ये फैसला कर लिया था कि अपने आप को न्यूट्रल रखे और अंदाजा लगाए कि खुद मिस्टर लॉरेंस इस सिलसिले में क्या करते हैं। लॉरेंस बोला, ओ अच्छा, तुम गालिबन इसलिए यहाँ घुस आई होगी कि तुम्हारे ख्याल में मैं यहाँ मौजूद हूँगा। साइका माइलर ने जवाब दिया, जी अंकल। वो बोला, खैर कोई बात नहीं, इनसे तारुफ हुआ। दिलचस्प बात यह है कि मैं असल नाम से खुद भी तुम्हारा इनसे तारुफ नहीं करवा सकता। बाज़ औक़ात और बाज़ लोग बड़े दिलचस्प व अजीब होते हैं, वो हमारे लिए बड़ी अहमियत इख्तियार कर जाते हैं, लेकिन हम उनके बारे में कुछ नहीं जानते। बहरहाल एहसान बजाते खुद बहुत बड़ा तारुफ है। मैं तुम्हें इनसे जॉन स्नोडन के नाम से मिला सकता हूँ, और मिस्टर स्नोडन ये मेरी भतीजी साइका माइलर है, मेरे मरहूम बड़े भाई की बेटी, जो हवाई जहाज के एक हादसे में हलाक हो गए थे। यूं समझ लें हम दोनों भाइयों की आंखों की रोशनी यही लड़की है। मैंने तो शादी ही नहीं की और मेरे बड़े भाई के यहाँ एक ही बेटी पैदा हुई। ये अरबपति लड़की है। मिस्टर लॉरेंस मुस्कुराए। मैंने बड़े खुलूस से साइका को हेलो कहा था और वो होंठ भींच कर रह गई थी। फिर वो एकदम बोल पड़ी, मगर अंकल, मिस्टर जॉन स्नोडन से आपका तारुफ किस तरह हुआ, और तारुफ भी ऐसा कि ये आपकी ख्वाबगाह के गुस्ल खाने तक पहुंच गए। लॉरेंस बोला, हाँ भाई, ये इतने तेज रफ्तार हैं कि मेरे दिल की गहराइयों में उतर गए हैं। फिर ख्वाबगाह का गुस्ल खाना क्या हैसियत रखता है? साइका बोली, गोया आपकी इजाजत से। लॉरेंस बोला, हाँ, तुम्हें तफसील बता दी जाएगी, परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन तुम्हारी शरारतें खत्म नहीं हुई। यहाँ आ रही थी तो कम से कम मुझे टेलीफोन ही कर दिया होता। तुम जानती नहीं हो हालात कितने मखदूश हैं आजकल। तुम्हारी शक्ल सूरत में कोई और भी यहाँ आ सकता है। मेरे दुश्मन यकीनन ये जानते हैं कि तुम मेरे लिए क्या हैसियत रखती हो। आइंदा ऐसी कोशिश न करना। मैं यहाँ और इस जगह के अतराफ में फैले हुए लोगों को ये हिदायत कर दूंगा कि अगर साइका भी यहाँ आए तो उसकी अच्छी तरह शनाख्त के बगैर उसे अंदर नहीं दाखिल होने दिया जाएगा। ऐसी हालत में तुम जानती हो कि क्या होगा। तुम ये सलूक बर्दाश्त नहीं कर पाओगी, इसलिए बेहतर यही है कि पहले मुझे अपनी आमद से आगाह कर दिया करो। वो बोली, ओ सॉरी अंकल, चूंकि मामला आपके दुश्मनों का है, लेकिन गलती आपकी भी है अंकल। आखिर आप मुझे उनके बारे में बताते क्यों नहीं? एक बार सिर्फ मुझे उनसे रूशनास करवा दें और फिर मेरा कमाल देखें। मिस्टर लॉरेंस हंसने लगे थे। फिर वो मेरी तरफ रुख करके बोले, देखा भाई, गोया हम अपनी जिंदगी की बागडोर और अपने दुश्मनों का हिसाब किताब अपनी इस बेटी के सुपुर्द कर दें। लोग क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे हमारे बारे में? साइका बोली, ठीक है, आप ज्यादा बेहतर समझते हैं। मैंने तो आपसे इस मौजू पर बात करना ही छोड़ दिया है। फिर वो मेरी तरफ देखने लगी, बोली, अंकल, आपका मिस्टर स्नोडन से क्या ताल्लुक है? किस तरह आपका इनसे तारुफ हुआ? उसके अंदाज में शुकूक व शुबहात साफ नुमाया थे। लॉर्ड चक लॉरेंस ने माजरत आमेज अंदाज में मुझे देखा और फिर कहने लगा, आप साइका के लहजे को महसूस न करें मिस्टर स्नोडन। मुख्तसरन इसके बारे में आपको बता चुका हूँ। बस लाडली होने की वजह से ये कुछ जरूरत से ज्यादा ही तेज हो गई है। भाई, अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि मिस्टर स्नोडन ने मेरी जिंदगी बचाने के लिए अपनी जिंदगी की बाजी लगा दी थी, वरना दूसरी शक्ल में तुम्हें शायद यही इत्तला दी जाती कि तुम्हारे अंकल भी तुम्हें छोड़कर इस दुनिया से जा चुके हैं, तो बताओ कि तुम्हारे क्या एहसासात होंगे? साइका चौंक पड़ी। क्या? लॉरेंस बोला, हाँ, तफसील तुम्हें बाद में बता दी जाएगी। फिलहाल इतना ही सुन लो कि इस वक्त अगर मैं तुमसे गुफ्तगू कर रहा हूँ तो इसके जिम्मेदार मिस्टर स्नोडन हैं, वरना जो कुछ मैं तुमसे कह चुका हूँ दर हकीकत वही होता। साइका माइलर गहरी निगाहों से मुझे देखने लगी। फिर उसने गर्दन हिलाते हुए कहा, लेकिन खैर कोई बात नहीं। अगर ऐसी बात है तो मैं मिस्टर स्नोडन की शुक्रगुजार हूँ और अपने अंदाज पर माजरत खा हूँ। लेकिन यहाँ आपकी ख्वाबगाह में ये क्या कर रहे थे? मैंने कहा, आराम। लेकिन तुम इनके आराम में खलल का सबब बन गई और बाद में मैंने भी तुम्हारा ही साथ दिया। आओ वापस चलते हैं। साइका माइलर कहने लगी, आप इनसे कुछ पूछ रहे थे अंकल? लॉरेंस बोला, हाँ, पूछ रहा था, लेकिन उस वक्त मुझे ये नहीं मालूम था कि तुम भी यहाँ मौजूद हो। प्लीज मिस्टर स्नोडन, आप आराम करें। हम लोगों ने खामखा आपके आराम में खलल डाला। आओ साइका। मैंने एक लम्हे के लिए सोचा और फिर उस वक्त मिस्टर लॉरेंस से गुफ्तगू करने का फैसला मुलतवी कर दिया। मुमकिन है वो साइका के सामने तफसील न बताना चाहते हों। वो दोनों चले गए और मैं अपनी मसहरी पर लेट गया। दूसरे दिन सुबह नाश्ते की मेज पर साइका भी मौजूद थी। मिस्टर लॉरेंस ने हंसते हुए कहा, भाई, मैं सिलसिले की तमाम गुफ्तगू खुफिया रखना चाहता था, लेकिन भला इस बलाए जान से पीछा छूट सकता था।
मुझसे सब कुछ पूछ कर ही दम लिया इसने, और अब ये तुम्हारा तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हैं। मैंने कहा, इसकी ज़रूरत नहीं मिस साइका। शायद मिस्टर लॉरिस ने ये बात आपको बता दी हो कि इस मामले से मेरा बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं था और मैं वो नहीं था जो वो लोग समझ रहे थे। तो फिर मैं भला मिस्टर लॉरिस की जान कैसे लेता? और इनकी ज़िंदगी बचाने का एक ही तरीका था कि मैं हेलीकॉप्टर से नीचे कूद पड़ूं। मैं किसी भी बेगुनाह शख्स को किसी भी कीमत पर कत्ल नहीं करना चाहता था। साइका बोली, उसके बावजूद मैं इस बात की मोतरफ हूं कि आपने कमाल किया। ये मामूली काम नहीं था। तालाब हो सकता है ज्यादा गहरा ना होता, इस तरह आपके तो हाथ पांव टूट जाते, या ये भी मुमकिन था कि आप सीधे तालाब में न गिरते। अंकल की जिंदगी बचाने के लिए आपने वाकई बहुत बड़ा रिस्क लिया था, और सही मानों में ये एहसान मुझ पर कर्ज है। मैंने कहा, छोड़िए इन बातों को, और हम लोगों ने नाश्ता शुरू कर दिया। मिस्टर लॉरिस चंद लम्हात के बाद कहने लगे, कल दरअसल मैं तुमसे ये पूछने के लिए तुम्हारी ख्वाबगाह में गया था कि क्या तुम उन लोगों के बारे में मजीद कुछ निशानदही कर सकते हो, उनका हुलिया, उनकी रिहाइश गाह वगैरह। मैं अपने आदमियों के जरिए ये तहकीकात करवा रहा था कि मुझ पर कातिलाना हमला करवाने वाले लोग कौन हो सकते हैं। मैंने कहा, हाँ, मैं मुख्तसरन आपको उनके बारे में तफसील बता सकता हूँ। जैसा कि मैंने आपसे अर्ज किया कि एम्स्टरडैम मेरे लिए नई जगह है और मैं यहाँ के रास्तों से भी पूरी तरह वाकिफ नहीं हूँ, लेकिन जो बातें मेरे जहन में हैं वो मैं आपको ज़रूर बता सकता हूँ। मैंने खुशरू शख्स की शक्ल सूरत के बारे में तफसील से बताया, फिर उस पस्ता कामत के बारे में, कुछ खास बातों को छुपाने के अलावा सारी कहानी उन्हें सुनाती। साइका खामोशी से नाश्ता कर रही थी। मिस्टर लॉरिस भी खामोश थे। फिर वो आहिस्ता से बोले, मैं हालात की तह तक किसी हद तक पहुंच रहा हूं। साइका, कॉफी बनाओ प्लीज। साइका ने खामोशी से निगाहें झुकाए झुकाए कॉफी 3 प्यालियों में उंडेल कर एक मेरे सामने सरका दी और दूसरी मिस्टर लॉरिस की जानिब। मैं इस सिलसिले में कोई इस्तिफसार नहीं कर सकता था, क्योंकि ये मिस्टर लॉरिस के कतई जाती मामलात थे। चंद लम्हे की खामोशी के बाद उन्होंने खुद ही कहा, मुख्तसरन मैं तुम्हें भी इस सिलसिले में बता देना चाहता हूँ मिस्टर स्नोडन। पता नहीं क्यों तुमने अपना नाम मुझसे छुपाया है, हालांकि मेरे जैसे दोस्त और साथी से अब इस राजदारी की जरूरत नहीं थी। तुम कुछ भी हो, कोई भी हैसियत हो तुम्हारी, मैं तो तुम्हारे शुक्रगुजारों में से हूँ। अब तुम मुझे एक दोस्त की हैसियत से अजीज हो। तो मैं तुम्हें बता रहा था कि हॉलैंड में कारोबारी अफराद की एक तंजीम है, और ये तंजीम सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं है, बल्कि एक तरह से इसकी बैनुल अक़वामी हैसियत है। मुख्तलिफ ममालिक के लोग इसके मेंबर हैं, और यूं हम मुश्तरका कारोबारी उमूर को इस तंजीम के जरिए तय करते हैं। यहीं से बहुत सारे कारोबारी रेट खुलते हैं और पूरी दुनिया में इनकी पैरवी की जाती है। तंजीम का हेडक्वार्टर हॉलैंड में है, यहीं एम्स्टरडैम में। इस सिलसिले में मुल्की और गैर मुल्की लोगों के मुश्तरका इंतखाबात होते हैं और उनके लिए बाकायदा नामजदगी की जाती है। इस बार 3 पार्टियां इस सिलसिले में नामजद हुई हैं। इन पार्टियों में मुख्तलिफ ममालिक के नुमाइंदे शामिल हैं और उन्होंने अपने अपने उम्मीदवार पेश किए हैं ताकि तंजीम के इलेक्शन में उनका फैसला हो जाए। मैंने तुम्हारा नाम जॉन स्नोडन सुनने के बाद से तुमसे ये सवाल किया था कि क्या तुम्हारा ताल्लुक गैरोज से है। गैरोज एक उम्मीदवार पार्टी का नाम है। मेरी पार्टी थिंकर्स कहलाती है, और एक और पार्टी है जिसमें कुछ गैर मुल्की लोग शामिल हैं। मकामी लोगों के कुछ अफराद भी उस पार्टी से इत्तेफाक रखते हैं, वो ब्लैक रोज कहलाती है। ब्लैक रोज के बारे में मुझे कुछ शुकूक व शुबहात पहले से थे, लेकिन जो लोग उसमें शामिल हैं वो खास सियासी नौयत के लोग हैं, और तंजीम में भी उनकी सियासत इसी तरह काम कर रही है। बज़ाहिर ये लोग बिल्कुल ठंडी तबीयत के मालिक हैं, लेकिन जिस शख्स की तुमने निशानदही की है, मेरा ख्याल है मैं उससे वाकिफ हूँ और उसका ताल्लुक ब्लैक रोज ही से है। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि जॉन स्नोडन को जो एक जुर्म के सिलसिले में गिरफ्तार हुआ था और उसे एक दूसरे मुल्क में सजा दी गई थी, और जिसे गैरोज का नुमाइंदा समझा जाता है, वो मुझ पर हमला करने के लिए क्यों मुंतखब किया गया। इस सिलसिले में जहन गैरोज की जानिब ही जाता है, लेकिन उन लोगों ने कुछ हिमाकतें कर डाली जिनकी बुनियाद पर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि दरअसल जॉन स्नोडन को मेरी हलाकत के लिए गैरोज ने नहीं बल्कि ब्लैक रोज ने मुंतखब किया है। मकसद यही होगा कि गैरोज का एक नुमाइंदा जिसे जेल से फरार करवाया गया यहाँ आकर मुझे कत्ल कर देता है, तो मेरी पार्टी तो कमजोर पड़ ही जाती है, लेकिन गैरोज की साजिश भी तश्तज़बाम हो जाती। ये दोनों पार्टियां तंजीम की निगाह में कमजोर पड़ जाती तो ब्लैक रोज ही के इंतखाबात में कामयाब होने का इम्कान था। तुम्हें ये सब मैंने इसलिए बताना जरूरी समझा कि तुम मेरे हमदर्द और मोहसिन साबित हुए हो, और तुमने सिर्फ इंसानी बुनियादों के तहत मेरी जिंदगी बचाने के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। मैं कमजोर नहीं हूँ। ये मेरी बेटी जो है ना, ये समझती है कि इसका अंकल सिर्फ एक कारोबारी आदमी है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि मैं जिस्मानी मुशक्कत नहीं कर सकता,
लेकिन बाज़ औक़ात बदन ज़हनी क़ुव्वतों के सामने मफलूज हो जाते हैं। ब्लैक रोज़ को मैं ऐसा मज़ा चखाऊंगा कि वो हमेशा के लिए ऐसी कार्रवाइयाँ करने से तौबा कर लेगी। ये मेरा अपना मसला है। मैंने तुम्हें तमाम सूरत हाल बता दी है। इस तरह तुम्हारी ज़हनी उलझनें भी ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि तुम ये ज़रूर सोच रहे होगे कि आखिर किस जाल में फंस गए। मेरे दोस्त, मैं अपने मोहसिनों को नज़रअंदाज नहीं करता। मैं तुम्हें किसी भी तरह कमतर हैसियत का मालिक नहीं समझता। यकीनन तुम जो कुछ भी हो, कोई ना कोई मकसद ज़रूर रखते होगे, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि अपनी आंखों से ब्लैक रोज़ का हाल देखने के बाद ही मेरा साथ छोड़ना। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँगा। मुमकिन है मैं मसरूफ़ हो जाऊं, इसलिए साइका की ड्यूटी है कि वो तुम्हें यहाँ पर पूरी तरह एंटरटेन करे और तुम्हें बोर ना होने दे। साइका माइलर ने मुस्कुराते हुए कहा, ये जिम्मेदारी मैं खुशी से कबूल करती हूँ अंकल। पूरी कहानी सुनने के बाद वो मुझसे बहुत मुतासिर हो गई थी। लॉरिस बोला, साइका, मिस्टर स्नोडन को यहाँ से 10 नंबर में ले जाओ, मैं इनकी हिफाजत के इंतजामात कर दूंगा। साइका बोली, ओके अंकल, अब आप इनकी जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दें। लॉर्ड लॉरिस ने गर्दन हिला दी, फिर वो हमें खुदा हाफिज कहकर चले गए। साइका मुस्कुराती निगाहों से मुझे देख रही थी। फिर उसने कहा, तो जनाब आली, अब आप खुशकिस्मती से मेरे चक्कर में फंस गए हैं और मैं ज़रा मुख्तलिफ किस्म की लड़की हूँ। मैंने मुस्कुरा कर उसे देखा और बोला, ज़रा उस किस्म की वजाहत हो जाए तो क्या हर्ज है। वो बोली, मतलब ये है कि मैं आसानी से आपको नहीं छोड़ूंगी। सबसे पहले तो आप मुझे बिल्कुल सच्चाई से ये बात बताइए कि क्या आप मिस्टर रॉटर भी नहीं हैं। ये तो मैंने तस्लीम कर लिया कि आप जॉन स्नोडन नहीं हैं, लेकिन क्या मैं रॉटर की हैसियत को भी नज़रअंदाज कर दूं? मैंने जवाब दिया, हाँ मिस साइका, हकीकत ये है कि मैं रॉटर भी नहीं हूँ। वो बोली, तब फिर क्या आपने एक अखलाकी जुर्म नहीं किया है? अगर आप मिस्टर रॉटर नहीं थे तो लकी रॉटर के साथ वक्त गुजारने की क्या जरूरत थी? वो मासूम अपने बिछड़े हुए शौहर से बड़े अरमान से मिली थी। आपने एक एतमाद का खून किया है। मैंने कहा, अगर आपकी मुराद ये है मिस साइका के रॉटर की हैसियत से मैं लकी रॉटर के साथ रहकर किसी अखलाकी जुर्म का मुर्तकिब हुआ हूँ, तो माफ कीजिएगा, अपने ख्यालात में आपको कुछ तब्दीली करना होगी। उसने पूछा, मतलब? मैंने कहा, मतलब लकी रॉटर ही बता सकेगी। आप चाहें तो उसको सूरत हाल से आगाह कर दें और फिर उसे दरियाफ्त करें कि मैं उसके लिए कोई जहनी कर्ब तो नहीं छोड़ कर आया, उस कर्ब के अलावा जो रॉटर की गुमशुदगी के सबब पहले ही से मौजूद है। वो बोली, ओह, क्या वाकई आप सच कह रहे हैं? मैंने कहा, जी हाँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा। अगर वो आपकी दोस्त है तो आप उससे इस बात की तस्दीक कर सकती हैं। मुझे एहसास था कि मैं कुछ दूसरे लोगों की वजह से एक शरीफ और शादीशुदा औरत के साथ हूँ, और मैंने इस एहसास को तन्हाइयों में भी दिल में रखा ताकि जब उसे पता चले कि मैं उसका शौहर नहीं था तो वो अपने ज़मीर पर कोई बोझ महसूस न करे। साइका बोली, इसके लिए मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ मिस्टर रॉटर, या मिस्टर स्नोडन, या फिर वो जो अब तुम मुझे बताओगे। आखिरी अल्फाज के साथ ही वो मुस्कुरा दी। मैंने कहा, आपकी गलत फहमी दूर हो गई? वो बोली, हाँ यकीनन, तुम्हारी सच्चाई को मैं दिल से तस्लीम करती हूँ। और एक बात और कहूँ, बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनकी मैं कभी एहसानमंद हुई हूँ। पता नहीं क्यों मेरी फितरत में इतनी सरकशी है कि मैं सख्त से सख्त काम अपने ही बल पर करती हूँ और किसी का एहसान नहीं लेती, लेकिन नादानिस्ता तौर पर तुमने मुझ पर एहसान कर दिया है। मैंने कहा, एहसान उठाने के लिए मिस्टर लॉरिस ही क्या कम थे कि आप भी इस एहसान को अपनी गर्दन पर लादने के लिए मुसर हैं। वो बोली, इसके बावजूद यकीनन मैं खुलूस दिल से ये बात कह सकती हूँ कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो। ये मामूली वाकया नहीं है। मैंने कहा, छोड़िए मिस साइका, इन बातों में कुछ नहीं रखा। आपको जो इत्मीनान हासिल करना था, मेरी खुशबख्ती है कि आपने मुझ पर एतमाद करके हासिल कर लिया। किसी भी वक्त, किसी भी लम्हे आप अपनी दोस्त से इसकी तस्दीक कर लें। बल्कि मेरी ख्वाहिश है कि आप ज़रूर उसे ये बता दें कि जो शख्स रॉटर की हैसियत से उससे मिला था वो रॉटर नहीं था, बल्कि एक ऐसा मजबूर आदमी था जो हालात के हाथों मजबूर होकर ये किरदार अदा कर रहा था। साइका ने नर्म लहजे में कहा, मैं उससे ज़रूर कह दूंगी। क्या ख्याल है, हम लोग चलें? मैंने कहा, जैसा आप पसंद करें। वैसे ये 10 नंबर क्या है? वो बोली, अंकल दरअसल सियासी आदमी हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि वो दिमागी जंग के माहिर हैं। पता नहीं क्यों उन्होंने ब्लैक रोज को नज़रअंदाज किया हुआ था, लेकिन ये उन्हीं का काम था कि वो हकीकत की तह तक पहुंच जाएं, वरना इस कार्रवाई के सारे शुबहात गैरोस की जानिब मुंतकिल होते और ब्लैक रोज उन दोनों को लड़ाकर बाहर तौर अपने मकासद हासिल कर लेती। तुम समझ रहे हो ना? मैंने कहा, हाँ, ये सियासी मामलात हैं, मगर बात 10 नंबर की हो रही थी। वो बोली, हाँ, तो मैं बता रही थी कि अंकल ने अपने लिए बहुत सी पोशीदा रिहाइश गाहें बना रखी हैं, जिनके बारे में तमाम लोग नहीं जानते कि उनका ताल्लुक किस तरह अंकल चक लॉरिस से है। ऐसी ही एक रिहाइश गाह को नंबर 10 कहते हैं। बड़ी खूबसूरत जगह है, तुमको पसंद आएगी। मैंने कहा, ठीक है।
बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इस छोटे से काम के सिलसिले में मिस्टर चक लॉरिस पर बार नहीं बनना चाहता था, लेकिन उनकी दूसरी ख्वाहिश का एहतराम करना मेरा फर्ज है। साइका ने सवालिया अंदाज में कहा, दूसरी ख्वाहिश? मैंने कहा हाँ। उन्होंने कहा था कि मुझे ब्लैक रोज का हशर अपनी आंखों से देखे बगैर नहीं जाने देंगे। वो बोली, ओह, जाने तो मैं भी नहीं देती आपको मिस्टर नामालूम, लेकिन चलिए यही सही। ये हकीकत है कि हम आपको इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। अब आप मुझे अपना नाम बताइए। मैंने कहा, साइका, मेरा नाम न जानना बेहतर होगा। वो बोली, जी नहीं, आपसे कुछ ऐसे जहनी रिश्ते वाबस्ता हो गए हैं कि आपके बारे में जाने बगैर मैं नहीं मानूंगी। चलिए ठीक है, अभी रहने दें। मैं आपको मिस्टर नामालूम कहकर ही मुखातिब करूंगी, जॉन स्नोडन या रॉटर नहीं। हाँ, आपको अगर हम पर एतमाद हो जाए तो हमें कभी अपने बारे में बता दीजिए। चंद लम्हे खामोशी रही, फिर उसने कहा, थोड़ी देर के लिए मैं भी आपसे इजाजत चाहूंगी, जरा यहाँ से रवानगी के लिए इंतजामात कर लिए जाएं। मैंने कहा, जैसा तुम पसंद करो। मैं भी आपसे तुम पर आ गया था। वो मुसलसल बेतकल्लुफी से गुफ्तगू कर रही थी, तो मैं भी तकल्लुफ कब तक बरकरार रख सकता था। साइका मुझे छोड़कर चली गई और मैं उसका इंतजार करता रहा, लेकिन ये इंतजार कुछ ज्यादा ही तवील हो गया था। वो तकरीबन 25 मिनट के बाद वापस आई थी। वापस आकर उसने कहा, हम शाम की चाय के बाद यहाँ से चलेंगे। मैंने कहा, यहाँ से शहरी आबादी का फासला तो काफी होगा। वो बोली, हाँ यकीनन है, और हमें लॉन्च से भी सफर करना होगा। हरचंद के ये कोई जजीरा नहीं है, लेकिन मैंने फैसला किया है कि हम लॉन्च के जरिए ही सफर करेंगे। मैंने उसकी बात पर कोई एतराज नहीं किया। जाहिर है यहाँ मैं उन लोगों का मेहमान था, यही मेरे बारे में बेहतर फैसला कर सकते थे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।